नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ मस्ती चैनल पर आप सभी लोग का स्वागत है। और हम लोग देख रहे हैं परीक्षा वाणी के माध्यम से यूपी स्पेशल। आप जानते हैं कि राज्य से संबंधित प्रश्नों को पूछे जाने का ट्रेंड बढ़ रहा है, क्योंकि हर एक राज्य ऐसा कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा चल गया। ठीक है ना दोस्तों, तो कम से कम जब आसानी से आपको यहाँ से नंबर मिलेंगे, इसको तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग देखेंगे अनुसूचित जनजातियाँ, जनजातियों से बहुत क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। तो देखिए क्या कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या इतनी है, ठीक है ना। और प्रतिशत में कितनी है हमको ये देखना है। प्रतिशत में दोस्तों हमको प्रतिशत में देखना है। भाई जनसंख्या कैसे याद करेंगे, इतना डाटा याद करना दिमाग खाली है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की दोस्तों 0.6% क्या है, अनुसूचित जनजातियों को एसटी कहते हैं दोस्तों। एसटी, बहुत लोग एससी और एसटी में कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। एसटी शेड्यूल्ड ट्राइब। राज्य के प्राय सभी जिलों में अनुसूचित जातियों के लोग पाए जाते हैं, लेकिन प्राय, ठीक ना, अभी ये बताएगा कि लेकिन सोनभद्र जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है ना। ये कितना है बताइए, 3,85,000। यहाँ पर देख सकते हैं, छोटा डाटा है, ठीक ना। और यहाँ पर 11,34,000, ये नहीं देख क्या जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा इमेज क्लियर करने के लिए सोनभद्र वाला देख सकते हैं। सोनभद्र जिले में अनुसूचित जातियों की संख्या 3,85,018 है, सबसे अधिक है, ठीक है ना। उसके बाद बलिया में और सबसे कम बागपत में। ठीक है दोस्तों, तो एक सबसे पूर्वी जिला और एक सबसे माने पश्चिम के तरफ, पश्चिमी तो नहीं कह सकते हैं, पश्चिम के तरफ। तो हम लोग इससे इतने से क्या सीखे कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत जो है दोस्तों 0.6% है, जो बहुत कम दिख रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है कि 0.6% भी ज़्यादा हो जा रहा है। और सबसे अधिक संख्या में दोस्तों सोनभद्र में, उसके बाद बलिया में, और सबसे कम बागपत में। ठीक है दोस्तों, चलिए। उत्तर प्रदेश में 2003 से पूर्व केवल थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया था। 2003 से पहले कितनी जनजातियां थीं? जनजातियों की संख्या 2 थी। लेकिन 2003 में केंद्र सरकार ने प्रदेश के 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया। ठीक ना, 10 और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया। जनजाति समझ रहे हैं ना, शेड्यूल कास्ट। अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में सूचीबद्ध किया दोस्तों, ठीक ना। तो ये जनजाति देख रहे हैं ना, तो ये एसटी ही है, ठीक है ना दोस्तों। ये एसटी ही है, लेकिन सूचीबद्ध नहीं थी ये। भाई कई चीज़ होता है आपके पास जिसका आपके पास लिस्ट नहीं होता है, लिस्ट में नाम छूट गया होता है। उसी तरह से ये जनजातियां ही थीं, लेकिन इनको केंद्र सरकार सूचीबद्ध कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर ट्राइब होगा दोस्तों, केवल ट्राइब होगा। यहाँ पर जो हम लोग लिख रहे हैं, देखिए यही सब सारी चीज़ें याद रहती हैं। जब तक आदमी गलती नहीं करेगा तब तक सीखेगा नहीं। तो आप प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों तो गलती होती है, गलती होती है तो क्या होता है, उसको आप सुधार कर लेते हैं। और प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो 10 और जनजातियों को अर्थात ट्राइब को एसटी की श्रेणी में सूचीबद्ध किया। इस प्रकार प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या
12 हो गई है। पहले 2 थी, 10 किया गया 2003 में, अब 12 हो गई है, जो प्रदेश के 19 जिलों में निवास करती है। नई सूचीबद्ध जनजातियां इस प्रकार से हैं। ठीक है ना दोस्तों, आइए देखते हैं। गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगुण। ठीक है ना दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती हैं? ये इन सब में पाई जाती हैं। आप कैसे कहेंगे कि मैं कहूँ कि इन सब में पाई जाती हैं? तो देख रहे हैं क्रम वाइज दिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना? तो देखिए, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगुण दोस्तों इन सभी जिलों में पाए जाते हैं। ठीक ना? तो इनका कोई स्पेसिफिक जिला नहीं है। और ये देखिए खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और ये जो नेपाल से सटे हुए क्षेत्र हैं उन्हीं में पाई जा रही है। एक मोटा मोटी आप अनुमान लगा लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए कि ये जो जनजातियां पाई जा रही हैं दोस्तों कहाँ पर है। देखिए, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, ये सब कहाँ पर है? ये मन नेपाल के तरफ, ऐसा नहीं कि सभी नेपाल के बॉर्डर पर हैं। उसके बाद देखिए मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये सब जो दोस्तों आपको दिखा रहा है, इसमें पश्चिमी यूपी का एक भी जिला है नहीं। यही याद करने का तरीका है दोस्तों, पश्चिमी का नहीं है, मध्य का भी नहीं है। तो गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी व राजगुण, ये लोग दोस्तों कहाँ पाए जाते हैं? पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मैंने तरफ जब बढ़ते हैं, इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ से नेपाल के तरफ। अब देखिए, खरवार या खैरवार, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र। अब इसमें क्या हो गया? इसमें नेपाल की सीमा ही छोड़ दिया, नेपाल की सीमा छोड़ दिया लगभग। वो ठीक है कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी देवरिया दिख रहा है, यहाँ पर भी देवरिया दिख रहा है, लेकिन हम लोग को मोटा मोटी एक इमेज बैठाना है दिमाग में कि कौन सी जनजातियां किधर पाई जाती हैं। ठीक है ना? तो देवरिया मान ली कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है। तो उसके बाद देखिए बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, सोनभद्र हो गया। अब देखिए सहरिया, ये देखिए ये जो स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट है उसको आप याद रखेंगे। ठीक है ना? तो देखिए सोनभद्र में सबसे जनजातियां पाई जाती हैं, तो ये जनजातियां भी पाई जाती हैं सोनभद्र में, ये भी पाई जा रही हैं। और देखिए यहाँ पर भी देखिए ये सभी जनजातियां किस में पाई गई हैं? सोनभद्र में पाई गई हैं। ठीक है ना? तो अब देखिए सहरिया जो दोस्तों ललितपुर जिला में, ललितपुर कहाँ है? वही जो एकदम मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, मैंने निकला हुआ है। तो यही एकमात्र जिला है जहाँ पर उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के साक्ष्य मिले हैं, यूरेनियम पाए जा रहे हैं। ठीक ना? साक्ष्य नहीं, जिससे थोड़ा सा मात्रा मिली है। अब देखिए सहरिया हो गया, ललितपुर। अब देखिए परहिया, ठीक है ना? परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पठारी, चेरू, भुइया, भुनिया, ये सब दोस्तों कहाँ पाई जाती है? सोनभद्र में। ठीक ना? और देखिए जो ये अलग है मिर्जापुर और चेरो, चंदौली, सोनभद्र और चंदौली। तो दोस्तों आपसे अगर पूछेगा मोटा मोटी इनके बारे में दोस्तों, तो क्या लगाएंगे? सोनभद्र लगाइए। सबसे पहले दोस्तों तो यही पूछता है कि इनमें से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में पाई जाती है या नहीं पाई जाती है। ठीक ना? तो हम लोग देखे थे कि थारू और बुक्सा 2003 से पहले थी, तो थारू बुक्सा तो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है।
उसके बाद एक बार इसको मैं फिर दिखा देता हूँ, यही चीज़ मेन है दोस्तों। उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें आएंगी, देखिए, गोंड, धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राजगुण, ठीक है ना दोस्तों। खरवार या खैरवार, सहरिया, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पठारी, चीरू, भुइया, भुनिया। तो ये दोस्तों 12 जनजातियां जो हैं, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। अब देखिए, जो थारू और बुक्सा जो पहले थी, इस अर्थात ये थोड़ा सा ज़्यादा मेच्योर हैं, तभी तो इनको पहले से चिन्हित किया गया है। मैंने मेच्योर का मतलब कि अपनी जाति में, भाई देखिए, अगर कोई गाय लगे दूर से कि गाय है, तो इसका मतलब कि ठीक है, उसको पहचान लिया जाएगा। भैंस लगे कि भैंस है, उसी प्रकार से जो कोई चीज़ पहचान लिया गया है, इसका मतलब कि वो डेवलप्ड है अपने श्रेणी में। अब देखिए, थारू के बारे में क्या कह रहा है कि थारू जनजाति के लोग प्रदेश के तराई क्षेत्र क्षेत्र के, ठीक है ना, वही तराई क्षेत्र, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। कहाँ पर निवास करते हैं? इन जिलों के भी उत्तरी भागों में, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। मैं आपको बताया ना, उत्तरी भाग कहने का मतलब बता रहा है कि वही नेपाल की तरफ जो सीमा सटी हुई है। ये किरात वंश के हैं, किरात वंश। थारू जो है किरात वंश के हैं तथा कई उपजातियों में विभाजित हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि पंडित जी लोग किस में विभाजित हैं। कोई दुबे लिखता है, कोई चौबे लिखता है, कोई उपाध्याय लिखता है, कोई ओझा लिखता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से मुस्लिम भाई लोग भी शिया सुन्नी में विभाजित हैं। यादव लोग भी ग्वाल और अहिर में विभाजित हैं, डढ़ोर में विभाजित हैं। तो इसी तरह से इस थारू जनजाति के अंतर्गत भी दोस्तों कई उपजातियां हैं और ये किरात वंश के हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये छोटी छोटी वीडियो है दोस्तों, इनको देख लीजिए, ठीक है ना। एक ही बार ज़्यादा खाने पर अपच हो जाती है। उसी प्रकार से जब एक ही बार पूरा लेकर के बैठ जाएंगे 50 पन्ने का, तो काम गड़बड़ हो जाएगा। थारू नाम की उत्पत्ति के विषय में कुछ विद्वानों का कहना है कि ये लोग राजपूताना के थार मरुस्थल से आकर यहाँ बसे हैं, अतः थारू कहलाते हैं। भाई थार जानते हैं ना, थार का मरुस्थल कहाँ पर है? अरे वही आपके राजस्थान वाला को थार का मरुस्थल कहते हैं दोस्तों, ठीक ना। थारू लोग कद में छोटे, भाई पहाड़ी हैं तो छोटे होंगे ही, चौड़ी मुखाकृति और पीले रंग के होते हैं। इसका मतलब कि गोरे होते हैं भैया, ठीक ना। बहुत लोग समझते हैं कि जनजातियां काली काली होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो ये उधर चले जाइए, मणिपुर असम, तो देखिए इतने गोरे होते हैं कि आप भी शर्मान लाएंगे। लेकिन कितने भी गोरे होंगे, लेकिन आँख जो मैंने थोड़ी सी छोटी छोटी होती है, थोड़ा सा हम लोग की तरफ उनको चिंका पिंका कहते हैं लोग, ठीक है ना। तो पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। तो भैया ये कहने की बात है। अब देखिए, आपको बता दिया थारू लोग के बारे में, इतनी रोचक बात आपको जानकारी हो गई कि आपको याद रहेगा कि क्या कह रहा है, ठीक ना। कद में छोटे होते हैं, मुख कैसा होता है? चौड़ा होता है, पीले रंग के होते हैं। यही चीज़ तो मेन है, पीले रंग वाला, अर्थात गोरे होते हैं। और भैया स्त्रियां जो हैं और सुंदर होती हैं। पुरुषों से स्त्रियां कहीं अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। तो आप देख करके नहीं समझ पाएंगे ये जनजातियां हैं, ठीक है ना। पारंपरिक थारू पुरुष लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं, ठीक है ना, धोती, और बड़ी चोटी रखते हैं। तब तो भैया पहचान में आ जाओगे। पारंपरिक थारू पुरुष लंगोटी की तरफ, ये बता रहा है पारंपरिक। आजकल के मॉडर्न लड़के नहीं, मॉडर्न लड़के तो शाहरुख खान की तरह रहते हैं। वही कह रहा है
कि पारंपरिक थारू पुरुष लंगोटी की तरह धोती लपेटते हैं और बड़ी चोटी रखते हैं, जो हिंदुत्व का प्रतीक है। चोटी किसका प्रतीक है? हिंदुत्व का। स्त्रियां रंगीन लहंगा, ओढ़नी, चोली और बूटेदार कुर्ता पहनती हैं। इन्हें आभूषण प्रिय हैं। भाई, स्त्रियों को तो आभूषण प्रिय है ही, ये सब में प्रिय हैं। शरीर पर गुदना गुदवाना भी इन्हें रुचिकर लगता है, ठीक ना, गुदना गुदवाती हैं खूब दबा के। इनका भोजन चावल है। उस तराई क्षेत्र में क्या होता है, चावल ज़्यादा होता है तो ये चावल खाते हैं। दाल, दूध, दही तथा मांस मछली भी खाते हैं, अर्थात दूध भी खाते हैं। ये सूअर और मुर्गी पालते हैं, ठीक है ना। चावल द्वारा निर्मित जाड़ नामक मदिरा को ये स्वयं बनाते हैं। देख लीजिए, अभी पूछेगा, ये पूछा हुआ है, जाड़ नामक मदिरा पूछा हुआ है, ठीक ना। तो ये है दोस्तों, चावल से निर्मित मदिरा बनाते हैं। अभी पूछ लेगा कि भाई इनमें कौन से चावल से बना हुआ मदिरा है, तो जाड़ है, जो थारू जनजाति द्वारा बनाया जाता है। सीधे सीधे प्रश्न पूछ लेगा, ठीक है दोस्तों। वो ये स्वयं बनाते हैं। थारू जनजाति में संयुक्त परिवार प्रथा है, माने थोड़ा सा विभाजित नहीं होते हैं, मिल करके रहते हैं। परिवार का वृद्ध व्यक्ति संपूर्ण परिवार का मुखिया होता है। हिंदू धर्म को मानते हैं और इधर भी ये सब हिंदुओं में चलता भी है। थारुओं में अभी तक बदला विवाह अर्थात बहनों के आदान प्रदान की प्रथा थी। बदला विवाह, समझ रहे हैं ना, परंतु अब कम होती जा रही है। दोनों ओर से जब विवाह तय हो जाता है तो उसे पक्की पोढ़ी कहते हैं। कहते हैं ना आप लोग भी कि भाई ब्याह का दिन रखा गया है। तो बदला प्रथा समझ रहे हैं, कहते हैं कि हमारी बहन आप ले जाइए, आपकी बहन हमारे यहाँ आ जाएगी। विवाह माने उसी में हो जाएगा बदला विवाह। तो इनमें प्रचलन में थी, माने जो अभी है भी, लेकिन धीरे धीरे कम होती जा रही है। और शादी विवाह जब तय होता है तो उसको पक्की पोड़ी कहते हैं। थारुओं में विधवा विवाह की भी प्रथा है। विधवा विवाह भी एक समस्या रही है। इस प्रकार के विवाह में भोज दिया जाता है, जिसको लठभरवा भोज कहते हैं। देखिए, लठभरवा भोज भी थारुओं से ही संबंधित है। लठमार होली तो दोस्तों ब्रज की फेमस है, ठीक है ना। मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की होली लठमार होली। अब देखिए, लठभरवा भोज कहते हैं थारुओं में विधवा विवाह। इस प्रकार के विवाह में किस प्रकार के विवाह में? विधवा विवाह में, ठीक ना। विधवा विवाह में जो भोज मिलता है दोस्तों, क्या होता है? लठभरवा भोज कहते हैं। ये लोग हिंदू धर्म को मानते हैं। इनके अनेक देवी देवता होते हैं। ये भूत प्रेत और जादू टोना इत्यादि में विश्वास करते हैं, ठीक है ना। ये देवी काली को अधिक मानते हैं। भैरव और महादेव भी इनके आराध्य देव हैं। भैरव और महादेव। इनका शिवलिंग पत्थर का न होकर बांस का होता है। देख लो भैया, हिंदू ऐसा नहीं है, इसीलिए कहते हैं भारत को एकता मैंने विविधता में एकता। इनका शिवलिंग पत्थर का न होकर किसका होता है? बांस का होता है, बांस का। ये राम कृष्ण की भी पूजा करते हैं। थारुओं के अनेक छोटे छोटे देवी देवता भी हैं। देख रहे हैं, बल्कि थारू ठीक ही जा रहे हैं। राम कृष्ण को मान ही रहे हैं, देवी काली को मान ही रहे हैं, विधवा विवाह कर ही रहे हैं, और पक्की पूड़ी बदला विवाह, ठीक है दोस्तों। संयुक्त परिवार है ही, चोटी रख ही रहे थे, गुदना गुदवाना ये सब दोस्तों चलता है, ठीक है ना। तो हमें लगता है कि इतनी सूचना जानने के बाद अब आप थारू को नहीं भूलेंगे। ये लोग हिंदुओं के सभी त्योहार मनाते हैं। मकर संक्रांति, होली, कन्हैया अष्टमी अर्थात जन्माष्टमी,
जन्माष्टमी, दशहरा और बजहर थारुओं के मुख्य त्योहार हैं। बजहर याद रख लीजिएगा, ये अलग 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 लगा तो मैं आपको बता दिया। होली के दिनों में स्त्री पुरुष दोनों ही मदिरा पी के मगन हो जाते हैं, ठीक है ना, होली के दिनों में। इसलिए कहा जाता है होली में कि बुरा न मानो होली है। पी कर नृत्य करते हैं, देख रहे हैं, पी के एकदम स्त्री पुरुष दोनों। होली का पर्व फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। फाल्गुन पूर्णिमा से, ठीक है दोस्तों, 8 दिनों तक लगातार मनाया जाता है। बजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ अथवा बैसाख के दिनों में होता है। मैं आपको दिखाया भी था कि इनका बजहर नामक त्योहार जो एक अलग प्रकार का त्योहार है जिसको ये मनाते हैं। बजहर नामक त्योहार ज्येष्ठ और बैसाख के दिनों में होता है। मकर संक्रांति और दशहरा का पर्व थारू लोग बड़े उल्लास से मनाते हैं। मकर संक्रांति समझते हैं ना, खिचड़ी, और दशहरा भगवान राम। अब देखिए, दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है। दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं। हम लोग दीपावली को किस रूप में मनाते हैं? खुशी के रूप में, ठीक है ना दोस्तों। जैसे हम मान ली कि हम लोग रावण को गाली देते हैं, लेकिन रावण को आप जानते हैं कि तमिलनाडु की तरफ पूजा भी होती है। तो वही कह रहा कि ये दीपावली को शोक के रूप में ये पूछा जाता है दोस्तों। दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन ये अपने पूर्वजों को भेंट आदि प्रदान करते हैं, जिसे रोटी कहा जाता है, ठीक ना। इनकी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। ये लोग मुख्यतः धान की खेती करते हैं। धान की खेती करते हैं, धान उगाते हैं, चावल खाते भी हैं, और चावल से मदिरा भी बनाते हैं, जिसको जाड़ कहते थे, ठीक है ना, जाड़। इसके अतिरिक्त दालें, तिलहन, गेहूं तथा सब्जी की भी कृषि करते हैं। इनके मुख्य व्यवसाय पशुपालन, लकड़ी ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकार, वन्य भूमियों से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना आती है, ठीक है ना। अर्थात ये मुख्यतः दोस्तों कृषि और माने जंगल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। शिक्षित थारू सरकारी नौकरियां भी करने लगे हैं। भाई धीरे धीरे तो होगा ही। शिक्षित थारू सरकारी नौकरियां भी करने लगे हैं। सरकार थारू जनजातियों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान हेतु निरंतर प्रयत्नशील है। इस हेतु अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं। लखीमपुर जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति हेतु स्थापित किया गया है। देखिए, तो आप समझ जाएंगे ना कि उधर ही हैं ये लोग, थारू लोग दोस्तों उधर ही हैं। और जो बताया गया था ये कि महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर खीरी। देखिए, लखीमपुर खीरी में इनके लिए एक महाविद्यालय अर्थात यूनिवर्सिटी थारू जनजाति हेतु स्थापित किया गया है। शिक्षा के प्रसार से इनमें सांस्कृतिक चेतना आई है और इनका जीवन सुधर रहा है, ठीक है ना दोस्तों। तो थारू लोग तो दोस्तों एकदम अच्छा ज्ञान दिए। अब देखिए, आइए बुक्सा को देख लेते हैं। भोक्सा या बुक्सा जनजाति प्रदेश के बिजनौर जिले में छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती है, ठीक है ना। तो अब देखिए, बिजनौर कहाँ चला गया है? एकदम पश्चिमी यूपी, पश्चिमी के उत्तरी में, पश्चिमी उत्तरी, ठीक ना, पश्चिमी और उत्तरी। वैसे तो सबसे उधर सहारनपुर लास्ट वाला है उत्तरी, लेकिन उसके सटा हुआ जिला है दोस्तों बगल में बिजनौर। तो थारू देखे हैं आप, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के नेपाल सीमा वाले बॉर्डर पर,
और ये जो बोक्सा भोक्सा या बुक्सा जनजाति दोस्तों सीधे बिजनौर चला गया। छोटी छोटी ग्रामीण बस्तियों में निवास करती हैं। अधिकांश लोगों का मत है कि बुक्सा जनजाति पतवार राजपूत घरानों से संबंध रखती है, ठीक ना, पतवार। कुछ विद्वानों ने इन्हें मराठों द्वारा भगाए जाने के बाद यहाँ आकर बसा माना है, ठीक ना, मराठों द्वारा। जैसे थारुओं को थारू नाम इसलिए पड़ा था कि माना जाता है कि थार के रेगिस्तान से आकर के बसे हैं। बुक्सा पुरुष लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं। उनकी पलकें भारी, चेहरा चौड़ा और नाक चपटी होती है। ये भी पूछा जाता है। ये सब चीजें जो है पूछ लेगा। स्त्रियों में गोल चेहरा, गेहुआ रंग तथा मंगोल नाक नक्श स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ते हैं। तो मंगोल इसलिए दिखाई देते हैं दोस्तों, वो क्षेत्र जो है उत्तराखंड माने तिब्बत चाइना से सटा हुआ है। ये लोग मुख्यतः हिंदी भाषा बोलते हैं। बुक्सा लोगों का मुख्य भोजन मछली व चावल है। ये मछली भी जोड़ दिए भैया, ठीक है ना, दबा के अपना खाते हैं मछली भोजन। इनके अधिकांश पुरुषों में मद्यपान की आदत होती है। इन लोगों में बंदर, गाय और मोर का मांस खाना वर्जित होता है। देखिए, अगर ये फैक्ट आपसे पूछ ले तो आप लगेंगे ऊपर नीचे ताकने। भैया यहाँ पर स्पष्ट रूप से तो लिखा तो है, आपको आ रहे हैं कि ये कौन सा, कैसे हम जानेंगे कौन बंदर गाय ये सब खाता है नहीं खाता है। तो बंदर, ठीक, गाय और मोर, इन तीन जानवरों का मांस खाना जो है दोस्तों बुक्सा में वर्जित है। इनके पारंपरिक वेशभूषा में धोती कुर्ता, ठीक है ना, सदरी और सिर पर पगड़ी मुख्य है। धोती कुर्ता, सिर पर पगड़ी, ठीक ना। स्त्रियों के पारंपरिक पहनावे में गहरे लाल, नीले या काले रंग की छीट का लहंगा चोली, जिसको अंगिया कहते हैं, ठीक ना। चोली को क्या कहते हैं दोस्तों? अंगिया कहते हैं। और उसके साथ ओढ़नी मुख्य है। तो स्त्रियां दोस्तों रंगदार पहनती हैं, लाल, नीले, काले रंग की छीट का लहंगा चोली, जिसको अंगिया भी कहते हैं। इनके वस्त्र को अंगिया कहते हैं। और उसके साथ ओढ़नी मुख्य है। ये राजस्थानी, मेवाड़ी राजपूतों के समान सिर पर ईडरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा भी बांधती हैं। ईडरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा भी बांधती हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जूड़ा आप समझ ही रहे होंगे। औरतें जो है अपना देखती है, एक तो बाल जब लंबा करके उसको गट्ठी देती हैं उस तरह से, तो उसको चोटी कहते हैं। और सब एक कई कट आता है, देखते हैं ना भाई, सलमान कट, बब कट, फलान ठिकाना सब कट जो आता है। तो एक आप जानते हैं कि जूड़ा जो है बाल को इकट्ठा करके ऊपर जो बांधती, देखिए वही कह रहा है कि के समान सिर पर ईडरी के द्वारा ऊंचा जूड़ा भी बांधती है, ऊंचा। इनमें भी सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है। बुक्सा ब्राह्मण समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। बुक्सा ब्राह्मण, जैसे हम लोग हिंदू में है ना, माने कि ठाकुर साहब हैं, मुस्लिम साहब हैं, माने ये ब्राह्मण जी हैं, पंडित जी हैं, यादव जी हैं। तो उसी तरह से कह रहा है कि इनमें भी सामाजिक स्तरीकरण, उनके अंदर ये बंटवारा है। तो बुक्सा ब्राह्मण जो है दोस्तों समाज में सबसे ऊंचा स्थान रखते हैं। उसके बाद क्रमशः क्षत्रिय बुक्सा, अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा आदि आते हैं। तो भैया ये तो हिंदू में है, ब्राह्मण सबसे ऊपर, क्षत्रिय, फिर अहिर। और अहिर भी अपना एक स्थान बनाए हैं ठीक ठाक। इनकी पहचान हो गई है, स्थान का मतलब पहचान हो गई है। गोत्र इनके समाज की मूल इकाई है। हिंदू जातियों के समान ये अंतर
विवाह होते हैं, परंतु हिंदू समाज से भिन्न होते हैं। हिंदू जातियों के समान ही अंतर विवाह होते हैं, ठीक ना। परंतु हिंदू समाज से भिन्न होते हैं क्योंकि बुक्सा समाज में विवाह एक अनुबंध मात्र होता है। ये देखिए, अनुबंध मात्र होता है। इनमें हिंदुओं के समान ही अनुलोम एवं प्रतिलोम विवाह भी प्रचलित है, साथ ही अंतरजातीय विवाह भी प्रचलित है। तो अंतर विवाह समझ रहे हैं ना, जो हम लोग करते हैं। और अंतरजातीय विवाह क्या होता है? जातीय माने दो जातियों के बीच में विवाह। जैसे मान ली कि ठाकुर जी और पांडे जी माने में विवाह हो गया, तो इसको अंतरजातीय विवाह कहेंगे। और अनुलोम प्रतिलोम विवाह, आप लोग बताइए क्या कहते हैं इसको? अभी दिमाग पर चढ़ नहीं रहा है, ठीक ना। तो और ये याद रखिए कि विवाह एक अनुबंध मात्र होता है। अब अनुबंध टूट भी सकता है, देखते हैं ऐसा। इनके परिवार अधिकांश संयुक्त तथा विस्तृत परिवार है, साथ ही केंद्रीय परिवार भी है। परिवार पितृसत्तात्मक या पितृवंशीय होते हैं, अर्थात जो हिंदुओं में देखा जाता है कि पिता ही परिवार का मुखिया होता है, माने पुरुष। पितृसत्तात्मक उसको कहते हैं जिसमें पुरुष जो है प्रधान हो। इसमें विधवा विवाह प्रचलित है, तलाक सरलता से हो जाता है। देखिए वही मैं आपको कह रहा था ना, जब अनुबंध पत्र है मात्र तो तलाक जो है सरलता से हो जाता है। विधवा विवाह तो उसमें भी था, थारू में भी। ये लोग महादेव, ठीक है दोस्तों, काली माई, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण की पूजा करते हैं। काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। काशीपुर की चामुंडा देवी सबसे बड़ी देवी मानी जाती हैं। इनके व्रत व त्यौहार हिंदुओं के समान ही होते हैं। होली, दिवाली, दशहरा, जन्माष्टमी प्रमुख त्यौहार हैं। ग्राम देवी की पूजा पवित्र स्थान पर गांव के बाहर होता है। ग्राम देवी की पूजा पवित्र स्थान पर गांव के बाहर होता है। इसके साथ साथ जन्म से मृत्यु तक के प्रमुख संस्कार हिंदुओं के समान ही है। अब देखिए, बहुत ज़्यादा नहीं है, एक पेज और है, इसको देख लीजिए दोस्तों, ठीक है ना। मेन इन्हीं के बारे में चर्चा कर रहा है, थारू और बुक्सा के बारे में ही। इनकी बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। इनकी बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है, जो समाज में न्याय एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है? बिरादरी पंचायत प्रमुख राजनीतिक संगठन है। जैसे हम लोग ग्राम पंचायत कहते हैं ना, प्रधान और प्रधान जी, तो उसी तरह से कुछ है इनका। बिरादरी पंचायत 4 स्तरों में बटी थे, जिनके सर्वोच्च अधिकारी क्या होते हैं? तखत, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही नाम से जाने जाते हैं। ये देखिए, तखत, मुंसिफ, दरोगा और सिपाही नाम से जाने जाते हैं। इन सभी के अधिकार वंशगत होते हैं। ये देखिए, वंशगत, वंशगत का मतलब, और इन्हें समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है। ये तो ठीक नहीं है। कह रहा है कि इनकी प्रमुख राजनीतिक संगठन क्या है दोस्तों? बिरादरी पंचायत, ठीक है ना। और ये बिरादरी पंचायत में दोस्तों ये 4 लोग प्रकार के लोग होते हैं, और ये वंशगत होते हैं। अर्थात आपके दादाजी देख रहे थे, आपके दादाजी के साथ बात जो है दोस्तों, आपके पिताजी आ गए, आपके पिताजी के बाद आप आ जाएंगे, और आपके पिताजी, इंग्लैंड वाली कहानी, राजा महाराजा वाली, चुनाव नहीं होता है, ठीक है ना। वंशगत होते हैं और इन्हें समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है। गांव की पंचायत में 3 स्तर होते हैं: सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति और मुखिया। ये क्रमशः न्याय पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ठीक है ना दोस्तों,
और गांव का मुखिया होते हैं। तो मुखिया जी जो हो, तो ये तो ठीक है, गांव के हो गए, ठीक है ना। और सरपंच जो दोस्तों न्याय पंचायत अध्यक्ष हो गए। और ग्राम पंचायत का सभापति क्या होता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। चलिए, तो पंचायत पंचायत यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत। और सरपंच को न्याय कर दीजिए, और मुखिया जो दोस्तों गांव का होता है। चलिए आगे देखते हैं। और गांव का मुखिया होते हैं। बुक्सा लोग धान की खेती करते हैं, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। इसके साथ साथ गन्ना, मक्का, गेहूं, चावल, चना भी उगाते हैं। चना थोड़ा कम मात्रा में उगाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए चना को हाईलाइट नहीं किया है। कृषि के अतिरिक्त ये गाय, भैंस, बकरी भी पालते हैं। ये लोग नौकरी करना कम पसंद करते हैं। ये लोग अपने समाज में ही रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। ये लोग नौकरी करना कम पसंद करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति कृषि कार्य, लकड़ी, लोहे का काम, मकान बनाना, डलिया बुनना, मछली पकड़ने, जाल बुनना, बर्तन बनाना जानता है। परंतु उनकी यह आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है, ठीक है ना। इसीलिए हो रहा है भैया कि बढ़ावा दो। अब देखिए खरवार या खैरवार। प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र जिलों में खरवार जनजाति के लोग निवास करते हैं। जो लोग इन जिलों से होंगे वो देखेंगे कि उनके गांव में एक आध लोग खरवार लोग मिल जाएंगे। इनका मूल क्षेत्र बिहार का पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। पलामू और 18 हजारी क्षेत्र है। खरवार 11वीं एवं 12वीं शताब्दी में अपने पूर्ण वैभव को प्राप्त थे। समझ रहे हैं क्या कह रहा है? 11वीं 12वीं शताब्दी में जिस तरह से इनका ये ज्यादा विकास था, ये चर्चित थे। इनका पतन मिर्जापुर के दक्षिण भाग में चंदेल राजाओं द्वारा सन 1203 में ईस्वी में किए गए आक्रमण के उपरांत हुआ। तो ये धीरे धीरे समाज में उतार चढ़ाव आते रहता है। आरंभ में ये शिकारी थे। मिर्जापुर के दक्षिण भाग में चंदेल राजाओं। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि खरवार कत्थे का व्यापार करते थे, कत्था। जबकि कुछ लोग इन्हें बिहार में सोन घाटी क्षेत्र का शासक मानते हैं। शासक बिहार में सोन घाटी, सोन नदी है ना बिहार में, वही कह रहे हैं। इनकी उपजातियों में सूरजवंशी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, ठीक है ना, मौगती, मुझायाली, गोजू, आर्मिया आदि हैं। ये शरीर में बलिष्ठ व बहादुर होते हैं। इनकी स्त्रियां भी पुरुष की भांति हिम्मती होती हैं। स्त्रियां भी हिम्मती होती हैं, ठीक है ना, खरवार की। इनकी वाणी में कर्कशता अधिक देखी जाती है। अर्थात आप जो सोचते हैं ना कि मधुर मधुर, तो भैया जैसे आपके यहाँ हरियाणा वाले भाई लोग हैं, प्रेम से भी बोलेंगे तो लगता है कि वो गुस्से से ही बोल रहे हैं, हम लोग की तरफ के अनुसार देखेंगे तो, लेकिन ऐसा नहीं है। तथा किसी शब्द का उच्चारण खींच कर करते हैं। मुक्तक खरवार जाति के लोग अनुनासिक ध्वनियों का प्रयोग अधिक करते हैं, ठीक ना, जिसमें रे, तोर, मोर, केकर, ओकर, माने अनुनासिक का मतलब क्या हो गया? नाक वाली। अनुनासिक निरनुनासिक होता है ना, रे, तोर, मोर, केकर, ओकर बोल के देखिए आदि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। इनमें पुरुषों का पारंपरिक पहनावा केहून तक धोती, देख रहे हैं, केहून तक धोती, गंजी व सिर पर पगड़ी।
केहून नहीं दोस्तों, केहून तक धोती कहाँ तक, घुटने तक का ये तब धोती नीचे पहना जाता है ना। ये जो कमर से नीचे जो घुटना होता है दोस्तों, वहां तक केहून तक धोती गंजी और सिर पर पगड़ी तथा स्त्रियों का साड़ी चोली तथा आभूषण एवं आभूषण। ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों का पालन करते हैं। ये लोग बघौस, बनसती, दूल्हा देव, घमसान, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी देवताओं के अतिरिक्त वृक्षों में सेमल, पीपल, नीम तथा जंतुओं में नाग, बिच्छू आदि की पूजा करते हैं। ये बिच्छू को भी पूजते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए दोस्तों, ये लोग बघौस, बनसती, ठीक ना, दूल्हा देव भी इनके देवता हैं, घमसान, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान आदि देवी देवताओं के अतिरिक्त वृक्षों की भी पूजा करते हैं, ठीक ना। सेमल का देखिए, पीपल का वृक्ष तो हिंदू भी अपने यहाँ सभी करते हैं, ठीक ना, लेकिन सेमल, पीपल, नीम, हाँ अपने अभी देखिए नीम की पूजा नहीं होती है। अच्छा, होती है देखिए दोस्तों, निबिया का डरिया मैया वाली जो कहानी है, तो सेमल, पीपल, नीम तथा जंतुओं में दोस्तों भैया नाग देवता की तो पूजा की जाती है, बिच्छू माता को भी पूज देते हैं, ठीक ना। और बिच्छू माता जब नस देती है ना तो एक ही बार ऊपर नीचे तरह ही दिखने लगता है। खरवार, जीवित पुत्रिका अर्थात जीवतिया, ठीक ना, अनंत जिसको अनंत कहते हैं, चतुर्दशी, होली, नवरात्रि आदि पर्व हर्षोल्लास से मनाते हैं। जीवित पुत्रिका, जीवतिया, अनंत, चतुर्दशी, होली, नवरात्रि, माने ये थोड़ा सा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, ठीक ना। जैसे यादवों में दोस्तों नागपंचमी हर्षोल्लास से मनाते हैं, ठीक ना, पालवानी वालानी करते हैं। इन पर्वों पर नाचते गाते एवं कर्मा का आयोजन करते हैं। कर्मा, नाचते गाते एवं कर्मा का आयोजन करते हैं, तो कर्मा इनका लोक नृत्य है। इस जाति के लोग मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक ना। जनजाति हो और मांसाहारी ना हो, थोड़ा कम ही लगता है। प्रारंभ में ये लोग जंगलों में शिकार, संग्रहण और लकड़ी काटने का काम करते थे, लेकिन अब सरकार द्वारा इन प्रक्रियाओं को प्रतिबंधित कर देने के कारण इन्हें मजबूर होकर भिक्षाटन करना पड़ता है। भिक्षाटन का मतलब भीख मांगना, ठीक है ना, भिक्षाटन करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास कृषि योग्य भूमि नहीं है। कभी कभी इन्हें बंधुआ मजदूरों का भी जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। भाई ये जंगलों में लकड़ी फकड़ी काटते थे, अब देख रहे हैं कि जंगल में लकड़ी काटना भी अपराध हो गया है, तो उसी तरह से अब इनका व्यवसाय छिन गया है। अपनी गरीबी के कारण ये अपने बच्चों को विद्यालय में भेज ही नहीं पाते हैं। इनके बच्चे गाय बैल चराने, बीड़ी पत्ता तोड़ने, लकड़ी काटने का काम करते हैं। सदियों से शोषित रहने के इनकी आर्थिक दशा और भी दयनीय हो गई। शोषित रहने के कारण इनकी आर्थिक दशा और भी दयनीय हो गई दोस्तों, ठीक है ना। तो ये था दोस्तों। अब देखिए, आइए मैं आपको कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा देता हूं जो आए हुए हैं। देखिए दोस्तों, ये किताबें उस समय की हैं जब हम तैयारी किया करते थे, ठीक है ना। अब देखिए, सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों के प्रतिशत वाला जिला कौन सा है। प्रतिशत और संख्या में भी सोनभद्र ही है। प्रतिशत में भी सोनभद्र है और संख्या में भी सोनभद्र है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों वाला जिला सोनभद्र। देखिए, यही बार बार पूछेगा। सबसे कम बागपत में, सबसे कम अनुसूचित जनजातियों वाला जिला कौन है दोस्तों, बागपत है। प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति
सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी ज्यादा है, इसको तो याद कर लीजिए। थारू। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़े भी थे, थारू को। उसके बाद बुक्सा पढ़े, उसके बाद हम लोग खरवार देख रहे थे। अब देखिए, निम्न में कौन सही सुमेलित है। अब देखिए, यही ना, बुक्सा जनजाति बिजनौर, ब और ब। अब देखिए, थारू बाराबंकी में कहाँ पाए जाते हैं, खरवार ललितपुर में नहीं पाते हैं, ये थारू ललितपुर में पाए जाते हैं। नहीं नहीं, ललितपुर में ये भी नहीं, ललितपुर में सहरिया पाए जाते हैं, सहरिया। तो आपको यही आंसर याद रखिए, ठीक है ना। बुक्सा जनजाति बिजनौर। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश की 10 नई जनजातियों को कब सूचीबद्ध किया गया, 2003 में सूचीबद्ध किया गया। देखिए, ये 2003 में सूचीबद्ध किया गया है। परहिया जनजाति निवास करती है, बताइए। परहिया। तो परहिया जनजाति दोस्तों सोनभद्र में निवास करती है। परहिया, हम लोग देखे थे ना, सबसे ज्यादा जनजातियां तो सोनभद्र में, परहिया, बैगा, पंखा, पनिका, अगरिया, पठारी, चेरू, भूया, भुनिया। अभी चेरो जनजाति पूछा था दोस्तों, अभी किसी एग्जाम में चेरो जनजाति पूछा हुआ था। तो परहिया जनजाति दोस्तों जो ललितपुर में देख रहे थे दोस्तों, सहरिया पाई जाती है, ठीक है ना, ललितपुर में सहरिया। केवल दोस्तों यही जो है सहरिया वाली ही एक अलग प्रकार की है, नहीं तो और सब जो है दोस्तों सब वही मिक्स्ड वाली है। तो परहिया जनजाति निवास करती है सोनभद्र में। किस जनजाति में हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन है, ठीक ना, हिंदुओं जैसा वर्ण विभाजन। तो ये बुक्सा जनजाति जो बिजनौर में आप देख रहे थे ना, वर्ण विभाजन, जिसमें से जो पंडित जी होते हैं उनको काफी ऊपर रखा जाता है। अब देखिए, लठबारवा भोज देते हैं, कौन देते हैं, थारू देते हैं। लठबारवा भोज देखे ना, कब दिया जाता है, जब विधवा का विवाह होता है तो लठबारवा भोज होता है। जैसे अपने यहाँ भी देखते हैं कि माने शादी का भोज है, गमी का भोज है, जिस कोई गुजर जाता है, तो उसी तरह से दोस्तों लठबारवा भोज कौन देता है, ये लोग देते हैं, थारू लोग। कर्मा किसका लोक नृत्य है, खरवार का। देख रहे थे ना, हम लोग देखे थे अभी, कर्मा जो खरवार लोग का लोक नृत्य है। अब देखिए, दीपावली को शोक रूप में कौन मनाते थे, थारू मनाते थे। और यही जाड़ नमक दारू भी पीते हैं, जो चावल से बनाते हैं। कौन सही सुमेलित है, बुक्सा बिजनौर, ये सही सुमेलित है। कौन सी जनजाति सर्वाधिक जनसंख्या वाली है, थारू। थारू और बुक्सा ही तो पहले थी दोस्तों ना, उसके बाद तो और सब 10 बाद में आई है। तो बाद में आने का कारण यही है दोस्तों कि उनकी जनसंख्या कम है, और ऐसे तो सर्वाधिक जनसंख्या जो दोस्तों किसकी है, थारुओं की है। सोनभद्र में सबसे ज्यादा पाए जाने के कारण ये है दोस्तों, थारू जनजाति तो सोनभद्र में पाई भी नहीं जाती है, ठीक है ना। लेकिन इसका दोस्तों ये सोनभद्र में ज्यादा संख्या होने के कारण ये है कि सोनभद्र में ज्यादा प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। एक दो को छोड़ दें, थारू हो गया, अगर 3 को छोड़ दे दोस्तों, मैं 3 को बता रहा हूं, कौन कौन, थारू, बुक्सा और सहरिया। मुख्य रूप से अगर इन 3 को छोड़ दें तो और सब जो 12 में से 9 जनजातियां हैं वो सोनभद्र में पाई जाती हैं। चलिए, तो सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों इन्हीं की है, और ये उत्तर प्रदेश में 0.6% मैंने पूरी जन एसटी का पॉपुलेशन है। मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना, 0.6%। निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी संख्या उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है, कौन होगा बताइए, थारू लोग होंगे, सीधी सी बात है।
आइए दिखा देते हैं आपको। और देखिए आपकी ये उत्तर माला है और ऊपर आपको तो थारू लोग की जनसंख्या ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों, भारत सरकार द्वारा 10 नई जनजातियों को कब सूचित किया गया? 10 नई आदिवासी जातियों को अनुसूचित जनजाति के रूप में सूचीबद्ध किया गया 2003 में। बिजनौर में बुक्सा या बोक्सा भोक्सा सब हो गया, तो बिजनौर में बुक्सा भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर, ठीक है ना, और उधर है थोड़ा सा आगरा में भी। तो मेन तो आपको बिजनौर दिख ही रहा है, ठीक है ना, कंफ्यूज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। ऐसा नहीं कि 2-4 घर जाके किसी जिला में बस गया, तो ऐसा भी तो हो सकता है। अब चलिए, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू, ठीक है ना, ये देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 13, मतलब ये क्वेश्चन 2 बार इसी में आ गया है, रिपीट हो गया है, तो बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो चलिए, ये हो गया जनजातियों का वाला टॉपिक। और आशा करते हैं कि अब आपके मन से जनजाति का भ्रम जो है दोस्तों, जनजाति के क्वेश्चन से जो आपको डर लगता है वो दूर हो गया होगा। और खूब लठमरवा भोज और जाड़ नमक दारू पीजिए और मस्त रहिए आप भी, इतने बढ़िया से सीखे। और आप ये भी सीखें कि अनुबंध होता है किन में? बुक्सा में शादी विवाह एकमात्र अनुबंध होता है, और उनमें तलाक जो होता है आसानी से हो जाता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर करें ताकि आपके दूसरे मित्रों तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहे और इसी तरह से तैयारी चलती रहे दोस्तों। चलिए, अंत में आप सभी को पुनः धन्यवाद।